Most welcome to our NCERT Best Notes with Best Explanation Playlist Series। आज हम लोग NCERT क्लास 10 के विज्ञान का अध्याय 12 विद्युत के नोट्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक क्या है इसमें? विद्युत आवेश और धारा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करेंट्स। विद्युत आवेश और धारा क्या होती है? तो विद्युत आवेश होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। यह किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण यह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी पहला क्या था? विद्युत, और दूसरा चुंबकीय गुण, दोनों उत्पन्न करता है। वह इसका फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है ना, उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। यानी किसी पदार्थ का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय जो है प्रभाव उत्पन्न करता है। अब ये प्रकार तो कितने प्रकार के होंगे? तो विद्युत आवेश जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन पर होता है, और दूसरा होता है ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर होता है। यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है। तो दो प्रकार का विद्युत आवेश होगा, एक होगा धनावेश, एक होगा ऋणावेश। अब आते हैं आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलॉम होता है, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एसआई मात्रक हमारा कूलॉम यानी कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब है नेक्स्ट कि सजातीय आवेश यानी लाइक चार्जेज जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लाइक चार्जेज क्या करता है, जो चुंबक वाले चैप्टर में भी, मैग्नेटिज्म में भी पढ़े थे कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश जो हैं, विजातीय आवेश यानी अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है एक दूसरे को दूर भेजना, और विजातीय आवेश जो अनलाइक चार्जेज हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को ये रिपेल करेगा, दोनों को दूर भेजेगा। लेकिन अगर आपके पास प्लस और माइनस चार्ज है तो एक दूसरे को खींचेगा आसपास। अब नेक्स्ट है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। नाउ अब है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है? तो आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर होती है जिसे विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। कहीं भी कोई भी चीज़ बहती है ना, तो उसी के फ्लो को विद्युत धारा, किसी भी धारा को, उसी फ्लो को उसकी धारा कहते हैं। जैसे अब विद्युत का फ्लो होगा तो विद्युत धारा कहलाएगी, पानी का फ्लो होगा तो पानी की धारा कहलाएगी। तो आवेश की प्रवाह की दर, आपको ध्यान रखना ये दर की बात कर रहा है, यानी किस स्पीड से वो हो रहा है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं इस विद्युत धारा जो है उसको कैसे हम लोग इक्वेशन से निकालते हैं। तो I इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी, इसका इक्वेशन जो है I इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी है। I जो हमारा विद्युत धारा है और Q जो है आवेश है और T जो है समय है। यानी आपको अगर विद्युत धारा यानी I निकालना है तो Q भी चाहिए और T भी चाहिए। कितना Q है, विद्युत आवेश है, और कितने टाइम में वो फ्लो किया। एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर होता है। और एक एम्पियर का वैल्यू देख लेते हैं। यदि किसी चालक से एक सेकेंड में 1 कूलॉम आवेश जो है प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलॉम आवेश जो है विद्युत धारा आवेश प्रवाहित होती है, यदि किसी चालक से, यानी 1 एम्पियर है क्या, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। जैसे देखिए, अगर आपको I 1 एम्पियर लेना है तो कैसे वो आएगा? 1 कूलॉम आपका चार्ज होना चाहिए और 1 सेकेंड तक वो प्रवाहित होना चाहिए। तो 1 बाय 1 कट के फिर 1 आ जाएगा, तो फिर वो 1 एम्पियर हमारा विद्युत धारा हो जाएगा। अब दिशा इसकी क्या होगी? तो दिशा हमारी इसकी क्या होती है? तो विद्युत धारा की पारंपरिक दिशा जो होती है वो क्या होती है? कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन अगर इधर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका इधर बह रहा है, इधर जा रहा है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी इधर होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो आपका जो विद्युत धारा होगा वो इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में विद्युत धारा का हम लोग मानते हैं। यानी
इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत जो है धनात्मक आवेश की प्रवाह की दिशा में ही उसको माना जाता है। मापन कैसे होगा? तो विद्युत धारा को अमीटर यानी अमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। विद्युत धारा को अमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, जिसे परिपथ में श्रेणी क्रम, आगे पढ़ेंगे हम लोग श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, तो श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो जिसे परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, अमीटर को यूज़ क्यों करते हैं, तो विद्युत धारा को मापने के लिए। और अमीटर कैसे लगाते हैं परिपथ में, तो श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है, जोड़ा जाता है। अब है विद्युत विभव और विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखते हैं। तो विद्युत विभव होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में किए गए जो कार्य है ना, उस बिंदु का विभव विद्युत विभव कहलाता है। यानी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप यहाँ से उठा के इस विद्युत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक कोई फील्ड है, उसी में आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, तो इस चार्ज को उठा के यहाँ लाने में जितना आप कार्य यानी वर्क खर्च कर रहे हैं, जूल खर्च हो रहा है आपका, जितना आप कार्य कर रहे हैं, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है। एकांक धनावेश को अनंत से यानी बहुत दूर से किसी विद्युत क्षेत्र में जो है एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु का विद्युत विभव क्या कहा जाता है। अब विभवांतर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, कैपिटल भी से डिनोट करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच के एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में फिर से किए गए कार्य, उसी को विभवांतर कहेंगे। जस्ट सेम है कि यहाँ पे जैसे कि उस बिंदु को मतलब एकांक बिंदु को अनंत से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य है, उसी को विद्युत का विभव कहते थे। उसी तरह यहाँ भी है, विद्युत विभव के जैसा ही है, विद्युत विभव और विभवांतर। विभवांतर बेसिकली एक और चीज़ से आप समझ सकते हैं कि कभी भी बैटरी में कोई पोल में जो डिफरेंस लिखा रहता है, अगर बैटरी में लिखी रहती है कि 12 वोल्ट का है वो, तो इसका मतलब अगर ये 0 वोल्ट पे है तो ये 12 वोल्ट पे है, अगर ये 10 पे है तो ये 22 पे होगा। दैट मीन्स उस दोनों का डिफरेंस, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का डिफरेंस आपको 12 वोल्ट है। ठीक है। अब इसके बाद है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो भी जो होता है ना, कैपिटल भी, W डिवाइडेड बाई Q होता है। ये वाला जो लिखा हुआ है, ये वाला जो लिखा हुआ है W बाई Q होता है, जहाँ W क्या है आपका, तो किया गया कार्य है, और Q जो है आवेश है, यानी W जो है वर्क डन है और Q जो है आवेश है। ऐसा मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट होगा, कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और V जो होगा W बाई Q होता है। W बाई Q होगा तो W कितना, अगर मान लीजिए 1 जूल कार्य पे खर्च किए और 1 कूलम को लाने में खर्च किए हैं, तो टोटल क्या होगा? 1 वोल्ट का विभवांतर लग रहा होगा। यानी 1 वोल्ट जो है उसको आप डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 वोल्ट क्या है? तो 1 वोल्ट होता है जब 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभवांतर 1 वोल्ट हो जाता है। यानी 1 वोल्ट विभवांतर कब होगा? जब 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। अब इसका मापन कैसे करेंगे? तो विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। जो हम लोग पढ़े थे ना, आमीटर में पढ़े थे, विद्युत धारा को मापते हैं, उसी तरह विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापते हैं। इस यंत्र से मापा जाता है, जिसे परिपथ में हमेशा समांतर क्रम यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। वहाँ पढ़े थे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी बस इतना याद रखना है कि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम पैरेलल में जोड़ा जाता है। अब क्या है विभवांतर? जो धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक विभवांतर, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? तो धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है। जैसे पानी जो होता है उसको बहाव करने के लिए, पानी को बहने के लिए ऊंचाई का अंतर आवश्यक होता है। इसीलिए तो हम लोग मोटर रोटो स्टोर जो है वो छत पे रखते हैं, मतलब टैंक जो है पानी का टैंक वो छत पे रखते हैं, उससे तब तो नीचे पानी सप्लाई करता है वो। तो इसी तरह हमारे जो विभवांतर है ना, उनसे विभवांतर क्या वर्क करता है, तो धारा के प्रवाह के लिए वो आवश्यक होता है। जैसे बैटरी में कभी अगर ऐसा हो जाए कि 10 वोल्ट का पॉजिटिव चार्ज भी रहे और नेगेटिव टर्मिनल भी 10 वोल्ट का ही रहे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का विभव जो है सेम हो गया, तो विभवांतर हो जाएगा 0 वोल्ट। 0 वोल्ट पे तो एनर्जी फिर ट्रांसफ़र होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा नहीं। इसलिए विभवांतर का महत्व क्या है कि धारा के प्रवाह को बनाने के लिए, यानी धारा के प्रवाह को
करने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। जैसे पानी को बहाने के लिए ऊंचाई का अंतर आवश्यक है, उसी तरह विभवांतर का आवश्यक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? तो ओम्स लॉ क्या है देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में स्थिर ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए। चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यानी किसी विद्युत परिपथ में स्थिर ताप पर जो है चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। क्या होगा? V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, V को IR लिख देते हैं। V इज इक्वल टू IR। R जहाँ पे कांस्टेंट है, R क्या है? तो R आपका एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध या रेसिस्टेंस कहा जाता है। प्रतिरोध या रेसिस्टेंस कहा जाता है। अब यहाँ प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। तो रेसिस्टेंस यानी कैपिटल R जो है वो क्या होता है? यह चालक का वह गुण है, चालक का वह गुण जो उसमें आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। मतलब किसी भी चालक का वह प्रॉपर्टी जो उसमें आवेश जो है ना, उसमें जब फ्लो करना चाहते हैं आवेश यानी करंट जब फ्लो होना चाहता है तो उसका वो विरोध करता है, इसी को प्रतिरोध कहा जाता है। अब एसआई मात्रक क्या है? तो ओमेगा यानी ओम होता है एसआई मात्रक। 1 ओम होगा क्या? तो यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यानी 1 ओम क्या होता है? यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 ओम क्या होता था? तो यदि किसी चालक के सिरों के बीच अगर 1 वोल्ट का विभवांतर होता है ना, तो 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। नौ, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रतिरोध किस किस कारकों पे प्रभावित होती है? तो देखते हैं। चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित कारकों पर प्रभावित करता है, निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई सबसे पहले तो है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R जो है बढ़ाएंगे आप कब? L बढ़ेगा आपको R के साथ, यानी L को जितना बढ़ाएंगे यानी लंबाई, तार की लंबाई जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा आपका रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यानी तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होते जाएगी उतना ज़्यादा आपका रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर आपको रेसिस्टेंस कम रखना है तो तार की कम लंबाई होनी चाहिए। 9, इसके बाद दूसरा चीज़ है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए जो है आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आर जो है ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ए आप बढ़ाएंगे तो आर आपका घटेगा। ये अनुप्रस्थ काट क्या है, इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो ये डायग्राम देखिए। अगर एक मोटी तार है तो इसकी अनुप्रस्थ काट तो ज़्यादा होगी तो आर इसका कम होगा। रेजिस्टेंस, ये पतली तार है तो अनुप्रस्थ काट कम है तो आर ज़्यादा होगा। आप दोनों का तुलना करके देखिए तो आर जो होगा पहले वाले का वो कम होगा, दूसरे वाले में ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अनुप्रस्थ काट ज़्यादा है। यानी एरिया जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे आर उतना कम हो जाएगा। यानी आप ए का वैल्यू जितना ज़्यादा रखेंगे, अनुप्रस्थ काट जितना मोटा तार होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा। इस सिंपल एकदम मैनर में समझिए। यानी तार जितनी मोटी होगी उतना रेसिस्टेंस कम लगेगा, तार जितनी पतली होगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो ये था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब है तीसरा, पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी इसमें पढ़ते हैं। RH रो से डिनोट होता है। यह पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। यह पदार्थ का आंतरिक गुण है। रो क्या है? प्रतिरोधकता क्या है? पदार्थ का आंतरिक गुण है। R इज इक्वल टू रो जो होता है मल्टीप्लाई L बाय A होता है। तो ये इसका फॉर्मूला भी है रेसिस्टेंस का। एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर यानी ओमेगा इंटू मीटर ये होता है। यानी ओम इंटू मीटर एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ये देखते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन कैसे होता है और क्यों किया जाता है। तो विद्युत उपकरणों में वांछित प्रतिरोध अगर आपको प्राप्त करना है तो फिर क्या करेंगे? 2 तरीकों से प्रतिरोधों का संयोजन होता है। यानी 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक आपको क्यों करते हैं? तो वांछित जो है वो डिज़ायर्ड प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। और आपके पास कितना तरीका है? तो 2 आपके पास तरीका है जिससे आप इसको संयोजन कर सकते हैं। प्रतिरोधों को 2 तरीके से संयोजित किया जा सकता है। देखते हैं। तो 2 तरीकों में पहला तरीका जो है आपका
ये पहला तरीका है वो सीरीज वाला है, श्रेणी क्रम वाला। दूसरा तरीका समांतर क्रम वाला। श्रेणी क्रम में आप डायरेक्ट देखिए सबको जोड़ा गया है सिंपल में। फर्स्ट वाला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध, सबको एक ही तार में कनेक्ट कर दिए लगातार, एक के बाद एक करके वो डायरेक्ट जोड़ दिए। तार यहाँ से करंट स्टार्ट कर रहा था, यहाँ पे वो फाइनली निकाल के करंट ला रहा है ना, मतलब एक ही तार में उसको डायरेक्ट जोड़ने को श्रेणी क्रम में जोड़ना कहलाता है। समांतर क्रम में बस समांतर लाइन बनाते चलते हैं, बस ध्यान रखना है। समांतर क्रम में क्या करेंगे, जैसे तार का मेन यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ पे जा रहा है, तो एक ही वायर में ना अलग अलग दूरी पे ना समांतर मतलब पैरेलल में करंट मतलब रेसिस्टेंस को लगाने की जो प्रोसेस है ना, उसको समांतर क्रम वाला कहते हैं। अब देखते हैं आगे, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या इसमें है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो एक प्रतिरोधक का सिरा जो है दूसरे प्रतिरोधकों के सिरे से जुड़ा होता है। एक प्रतिरोधक का सिरा जो है दूसरे प्रतिरोधक के सिरे से जुड़ा होता है। अभी जस्ट दिखा रहे थे कि एक ही वायर में कनेक्ट कर रहे थे, दूसरा तीसरा ऐसे ही करके कनेक्ट लगातार होता जा रहा है। तो एक प्रतिरोधक का सिरा दूसरे प्रतिरोधक के सिरे से जुड़ा होता है। अब इसमें धारा में क्या फ़ायदा होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा प्रवाहित होगी। अच्छा है, बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा प्रवाहित होती है। अब विभवांतर में क्या फ़ायदा इससे होगा, तो विभवांतर, कुल जो विभवांतर है ना, अलग अलग प्रतिरोधकों के विभवांतरों को योग के बराबर होता है। यानी कुल विभवांतर आपका जो है अलग अलग विभवांतरों, अलग अलग प्रतिरोधकों के विभवांतर जो हैं उनके योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो आर एस जो है यानी सीरीज में जब रेसिस्टेंस होगा तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है सभी व्यक्तिगत प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। यानी परिपथ में जितने सारे प्रतिरोधक हैं उन सब का जो अलग अलग आप जोड़िएगा ना, तो टोटल का योग जो होगा वो तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। आर एस आपको अगर निकालना है तो R1, R2, R3 डॉट डॉट R4, मतलब जितने सारे प्रतिरोध है सबको जोड़ते जाइए। सिंपल कैलकुलेशन में आपको ये देख के लग रहा होगा कि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब सिंपल में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध अगर बहुत सारा लगाएंगे तो तुल्य प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। तो इससे फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये अपने आप आपको इसमें उपयोग क्या है वो पता चलेगा। तो उपयोग कुल प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर आपको कभी भी, अभी देख के लग रहा था ना कि सब जोड़ रहे हैं डायरेक्ट वे में तो बढ़ेगा ही प्रतिरोध, तो कभी भी अगर आपको प्रतिरोध बढ़ाना हो तो आप इसको सीरीज वाले को यानी श्रेणी क्रम वाले को यूज़ कर सकते हैं। श्रेणी क्रम वाला हम क्यों यूज़ करते हैं संयोजन, तो प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। श्रेणी क्रम वाला क्यों यूज़ करते हैं, तो प्रतिरोध जहाँ बढ़ाना होता है वहाँ श्रेणी क्रम वाला यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको बढ़ाना है श्रेणी क्रम यूज़ कर लेते हैं। अब ये समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन का कहाँ यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा ही पिक्चर था कि इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, अलग अलग प्रतिरोध है 1 2 3 4 5, जितने सारे प्रतिरोध हैं सब समांतर रूप से जुड़े हुए हैं। सभी प्रतिरोधकों के सिरे जो हैं दो उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं। सभी प्रतिरोधकों के सिरे जो हैं दो उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है, इसी को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब धारा का क्या फ़ायदा होगा इसमें, तो धारा जो होती है कुल धारा विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ध्यान रखना है, वहाँ पे एक ही रहती थी, यहाँ पे विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और विभवांतर का क्या होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर जो है ना समान प्राप्त रहता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए घरों में जो संयोजन होता है ना, घर में जो हम लोग का वायरिंग होता है उसमें हम लोग जो है श्रेणी क्रम तो नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं क्या, समांतर क्रम संयोजन। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि सब जितने सारे फ़ैन, बल्ब्स, इन्वर्टर या फ्रीज, टीवी, जितने सारे भी उपकरण लगे होते हैं, इक्विपमेंट लगे होते हैं, उनको सेम वोल्टेज रिसीव होता है। जितने वोल्टेज मतलब बाहर से आ रहा है उतना ही सबको वोल्टेज मिलता है। तो घरों में जो वायरिंग होता है ना, इससे फ़ायदा यही होता है कि सभी उपकरण जो लगे होते हैं ना घरों में, अगर आप समांतर क्रम में उनको जोड़ते हैं तो सबको सेम वोल्टेज प्राप्त होगा, जिससे सबका फंक्शन बहुत अच्छा होता है, विभवांतर समान रहता है सबका। अब तुल्य प्रतिरोध क्या है, 1/Rp, यानी Rp कैसे निकालेंगे, पैरेलल में जब रेसिस्टेंस होता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध को का व्युत्क्रम जो है ना रेसिप्रोकल करके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम को योग के बराबर होता है। यानी तुल्य प्रतिरोध जो है ना उसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल
अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। मतलब अगर आर पी आपको निकालना है तो जितने प्रतिरोध लगे हैं ना, 1 बाई उसको करके आपको जोड़ना है, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 ऐसे करके जोड़ना है। आप देख के ही समझ रहे होंगे कि इसमें क्या होता है, प्रतिरोध की वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है। यानी समांतर क्रम जब भी करेंगे हम तो प्रतिरोध जो है, तुल्य प्रतिरोध की क्षमता जो है बहुत कम हो जाती है, मतलब उसका वैल्यू बहुत कम आ जाता है। तो इससे आपको उपयोग में आपको सहायता मिलेगा कि क्या इसका उपयोग होगा कि कुल प्रतिरोध को घटाने के लिए, देखिए यहाँ पे घट जाती है, चूँकि ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि इससे क्या होगा, समांतर क्रम में प्रतिरोध जब भी जोड़ते हैं तो वो घट जाते हैं, उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो घट जाता है। तो इसलिए अगर आपको कुल प्रतिरोध घटाना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। और घरेलू वायरिंग यानी डोमेस्टिक वायरिंग में बताए ही थे कि में इसी संयोजन का उपयोग होता है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, तुल्य प्रतिरोध घट भी जाता है, और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि ये विभवांतर वाला जो बताए थे कि सबको सेम सेम वोल्टेज प्राप्त होता है, जिससे सब इक्विपमेंट का फंक्शन बहुत अच्छा चलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा से ना तापीय प्रभाव भी होते हैं, हीटिंग इफेक्ट भी होते हैं। जो हम लोग हीटर यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं, इंडक्शन यूज़ करते हैं, इंडक्शन का तो दूसरा फंक्शन है, लेकिन हीटर और आयरन का सेम फंक्शन है कि विद्युत धारा में ही तापीय प्रभाव उत्पन्न होता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो भी अभी पढ़ेंगे। तो जब कोई विद्युत धारा किसी उच्च प्रतिरोधक वाले तार, आप ध्यान रखिएगा उच्च प्रतिरोधक वाले तार का डिस्कस हो रहा है कि कभी किसी विद्युत धारा को किसी उच्च प्रतिरोध वाले चालक जैसे नाइक्रोम तार से गुजारेंगे, से पास करवाएंगे, तो चालक क्या होता है कि गर्म हो जाता है। चालक क्या होगा, गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। यानी कोई चालक, जब कोई विद्युत धारा किसी भी उच्च प्रतिरोध वाले चालक जैसे नाइक्रोम तार से गुजरती है तो चालक जो है गर्म हो जाता है। चालक के गर्म होने के का जो प्रभाव उत्पन्न होता है, इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब कारण ये क्यों गर्म हो गया, इसका कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना चालक से टकराते, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे थे विद्युत धारा के रूप में, वो चालक से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में स्थानांतरित कर देते हैं। अपनी ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में जो है वो स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे चालक का तार गर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जूल का तापन नियम यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या है, तो उत्पन्न उष्मा यानी हीट जो है H निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से ऐसे चीज हैं जो उत्पन्न उष्मा, जिन पे निर्भर करेगी कि उत्पन्न उष्मा कम होना है कि ज़्यादा होना है, कितना होना है, ये किस किस कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला जो कारक है वह चालक में प्रवाहित धारा यानी आई के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी H जो है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आई को बढ़ाएंगे तो आई स्क्वायर के अनुपात में एच भी यानी हीट भी बढ़ता जाएगा, समानुपाती होगा, और स्क्वायर से वो समानुपात करते रहेगा, यानी स्क्वायर के रूप में वो बढ़ता रहेगा। चालक के प्रतिरोध यानी आर, दूसरा है चालक के प्रतिरोध यानी आर पे भी डिपेंड होती है। तो चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, जैसे कि एच जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर जितना आपका बढ़ेगा, रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा हीट आपको उत्पन्न करके देगा। इसीलिए तो अभी जस्ट आप जो यहाँ पढ़ रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसी उच्च प्रतिरोध वाले चालक, जब कोई विद्युत धारा में किसी उच्च प्रतिरोध वाले चालक को जोड़ते थे तो वो चालक गर्म होता था। इसीलिए जोड़ते थे क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा है, यानी रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यही कारण था जोड़ने का। नौ, अब है कि तीसरा कारक क्या है, तो उस समय उसके समय यानी टी के समानुपाती भी होती है, यानी समय के समानुपाती भी होती है। जितने समय के लिए धारा प्रवाहित होगी उसके भी प्रोपोर्शनल होगा, यानी एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी भी होगा। यानी टी का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जितना समय ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा एच का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो तीन चीज़ पर निर्भर कर रही थी, आई स्क्वायर पे निर्भर कर रही थी, आर पे निर्भर कर रही थी, और टी पे, यानी तीनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए इसका जो अतः उत्पन्न उष्मा जो है इसका सूत्र होगा क्या, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जो H है वो होगा क्या, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है कि जब भी आपको निकालना हो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी तापीय प्रभाव कितना आया है किसी चालक तार में, तो आप आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी कैलकुलेट कर लीजिए, उससे आपको हीट पता चल जाएगा। उपयोग कहाँ करेंगे, तो विद्युत हीटर, विद्युत आयरन जो घरों में यूज होता है, हीटर, आयरन, और विद्युत फ्यूज सुरक्षा उपकरण में भी जो होता है, जैसे उपकरणों में इसका उपयोग होता है और बहुत वाइड स्केल पे आपके घरों में यूज़ होता है। आप जानते ही होंगे बहुत अच्छे से इसके बारे में।
तो विद्युत हीटर, विद्युत आयरन और विद्युत फ्यूज में इसका यूज़ होता है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो विद्युत शक्ति यानी पी, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं विद्युत ऊर्जा के उपयोग होने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा की उपयोग होने की दर जो है, किस रेट से वो उपयोग हो रही है, कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, किस रेट से हो रही है, स्लो हो रही है कि फास्ट हो रही है, के ही दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अब P इज इक्वल टू W/T होता है। फॉर्मूला क्या होता है? W/T। तो ये क्या है, जहाँ पे W क्या है कि किया गया कार्य है, यानी व्यय ऊर्जा है, कितना ऊर्जा उत्पन्न हुई या खर्च हुई है, और T जो है वो समय है। नौ अन्य सूत्र इसका क्या है? ओम के नियम से अगर देखें तो V इज इक्वल टू आई आर। ओम का नियम होता क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर उसका उपयोग करके हम देखना चाहें तो शक्ति के लिए निम्नलिखित सूत्र भी प्राप्त होते हैं। कुछ सूत्र और भी हैं पावर के, जो क्या हैं? P इज इक्वल टू वी आई। P इज इक्वल टू वी आई। एक और फॉर्मूला है P इज इक्वल टू, सब आपको लर्न रखना है, जब जिसका जो वैल्यू रहेगा उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स का। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। और एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। और SI मात्रक क्या होगा? तो SI मात्रक हमेशा वाट होता है, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब 1 वाट का वैल्यू क्या है? तो 1 वाट क्या होता है? जब किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो शक्ति 1 वाट होती है। यानी 1 वाट क्या है? तो जब किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है ना, उसी शक्ति को 1 वाट कहते हैं, 1 वाट की शक्ति कहते हैं। अब विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत धारा का कॉमर्शियल यूनिट, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है? विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक किलो वाट आवर, यानी के स्मॉल WH। ये जो है ना विद्युत धारा का कॉमर्शियल यूनिट है, व्यापारिक मात्रक है। 1 kWh को ही सामान्यतः 1 यूनिट मानते हैं, 1 यूनिट कहा जाता है। जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं ना, तो यूनिट जो काउंट होता है कि कितना यूनिट खर्च हुआ, 10 यूनिट, 100 यूनिट, जो भी यूनिट हम लोग बोलते हैं ना कि खर्च हुआ, ये वही, अगर मान लीजिए 100 यूनिट आपका खर्च हो रहा है तो 100 kWh है, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है? 1 kWh बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये इतना होता है, यानी 1 kWh जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो ये था ऑल टॉपिक्स इस चैप्टर का। इलेक्ट्रिसिटी पावर में इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होता है, मतलब जो बिजली बिल बनता है वो कैसे यूज़ होता है उसके बारे में भी हम बता दें। अगर मान लीजिए 100 वाट का कोई बल्ब है जिसको आप 10 घंटे चला रहे हैं, 10 आवर्स डेली चलाते हैं, और मान लीजिए वो 30 दिन तक आप चला रहे हैं, 30 डेज़, तो कितना टोटल यूनिट बनेगा आप देखिए। ये 1000 तो ऐसे ही हो जाएगा, WH 1000 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 30,000 WH। अब देखिए K जो था ना ये किलो था, तो किलो में लाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30 kWh। यानी यही जो 30 kWh है इसी को हम लोग 30 यूनिट कह देते हैं। 30 यूनिट आपका बिजली बिल उस मंथ का आ गया, अगर आपने 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक 30 दिन के लिए जलाया है तो इस तरह से बिजली बिल कैलकुलेट होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसे ही कैलकुलेट होता है, जितने सारे भी आप वाट कंजम्पशन कर रहे हैं उसको आप आवर से मल्टीप्लाई करिए, फिर कितने दिन के लिए यूज़ कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करिए, और के जो है ना ये वाला के वो 1000 जो बाद में रहता है उसको डिवाइड कर लेना होता है, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे तो के आ जाएगा। अब ये 30 यूनिट है, अब जिस रेट से खर्च हो रहा है, मान लीजिए 6 रुपीज़ पर यूनिट आपका है, अगर 6 रुपीज़ पर यूनिट आपका अगर मान लीजिए रेट है बिजली बिल का, उस तरफ आपके एरिया में मान लीजिए 6 रुपये पर यूनिट है, तो इसका कितना रेट हो गया, फिर कॉस्ट कितना हो गया, 30 इंटू 6 हो जाएगा 180। तो 180 रुपीज़ जो है वो आपका बिजली बिल यानी पेमेंट आपको करना है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट होता है। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग मी अलॉट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लॉट ऑफ थैंक्स।